हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हीम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी कहा जाता है। प्रोटीन जनरली अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जिनमें अमीनो एसिड्स के अलावे कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या है, इन्हें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी है ये। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड का मीनिंग क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का क्या मीनिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में 2 पार्ट्स होते हैं। हीमोग्लोबिन में जो 1 पार्ट होता है उसे बोलते हैं हीम, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसे बोलते हैं ग्लोबिन। और उसी तरह से मायोग्लोबिन में भी 2 पार्ट्स, जो फर्स्ट पार्ट है उसे बोलेंगे हीम, और जो सेकेंड पार्ट है इसे बोलेंगे ग्लोबिन। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होते हैं ये अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और प्रोटीन में अमीनो एसिड्स पॉलीपेप्टाइड के रूप में होते हैं। मायोग्लोबिन की अगर बात करें तो मायोग्लोबिन के ग्लोबिन जो होते हैं वह इनफैक्ट एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के रूप में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्लोबिन, मायोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन किस रूप में होते हैं, एज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। और मायोग्लोबिन के ग्लोबिन या कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड में टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 153 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरह से मायोग्लोबिन में मात्र एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है और मात्र हीम के सिर्फ 1 मॉलिक्यूल होते हैं। और हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होते हैं, और एक चीज और कि ह्यूमन एडल्ट में जो मोस्ट कॉमन हीमोग्लोबिन होते हैं उसे बोलते हैं HbA। और HbA टाइप के जो हीमोग्लोबिन होते हैं उनके ग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड्स में से 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। 1 अल्फा में टोटल 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, 1 बीटा में टोटल 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। और इस तरह से हीमोग्लोबिन में टोटल 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो उसमें हीम के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हीम के इसमें टोटल 4 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यह स्पष्ट हो गया कि पर पॉलीपेप्टाइड के लिए, एक पॉलीपेप्टाइड के लिए 1 हीम मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वह यह कि जो 1 हीम मॉलिक्यूल, एक्चुअल में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है वह फंक्शन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से पहले बाइंड करना, और बाइंड करने के बाद हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या करते हैं, O2 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं, और बाद में O2 मॉलिक्यूल्स को टिश्यू के लेवल पर रिलीज कर देते हैं। और मायोग्लोबिन का क्या काम है, O2 मॉलिक्यूल से पहले बाइंड करना, और बाइंड करने के बाद O2 मॉलिक्यूल्स को स्टोर करना इनका काम होता है। मायोग्लोबिन पाए जाते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू में, और इसके साथ साथ हार्ट में भी पाए जाते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन जो होते हैं हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं RBC में, रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि दोनों प्रोटीन का जो मेन काम है वह O2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करना और उसे या तो ट्रांसपोर्ट करना, नहीं तो फिर उसे स्टोर करना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कौन सा वह पार्ट है जो O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, जोड़ के रखेगा, तो वह एक्चुअल में पार्ट है वह हीम है। तो कह सकते हैं कि दोनों प्रोटीन्स के केस में जो एक्चुअल फंक्शन करने वाला पार्ट है वह है हीम। दूसरी चीज हीम है क्या, तो हीम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो, और दूसरी चीज कि हीमोग्लोबिन में इस पार्ट को बोलेंगे प्रोटीन पार्ट और इस पार्ट को बोलेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट, और यहाँ पर भी उसी तरह की बात है। तो हीम क्या है, हीम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो किसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के जो प्रोटीन पार्ट होते हैं उससे टाइटली अटैच्ड होते हैं, और वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो याद रखना है कि यह क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो प्रोटीन का जो प्रोटीन पार्ट है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का जो प्रोटीन पार्ट है, इसे एपोप्रोटीन भी कहते हैं। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो इसे हम होलो प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं।
और ये हीम जो होते हैं वह ग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन के केस में भी मायोग्लोबिन के केस में भी हमेशा अटैच्ड होते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वन हीम मॉलिक्यूल कितने O2 मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं? 1। तो इस तरह से जो मायोग्लोबिन होंगे वे कितने O2 मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे? तो 1 मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होंगे, 1 मायोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल या प्रोटीन है वो टोटल कितने O2 मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे? 1 O2 मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे। कैसे, आगे हम समझेंगे। दूसरी चीज कि जो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये कितने O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी करेंगे? तो ये करेंगे 4 O2 मॉलिक्यूल्स, 4 O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकते हैं हीमोग्लोबिन A। ये भी हम समझेंगे कैसे ये 4 O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी कैसे करेंगे, ये भी हम समझेंगे। कब? जब हम हीम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तब हम समझ पाएंगे। अब हमें समझना है कि जो ग्लोबिन होते हैं इनमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, कौन से कितने पॉलीपेप्टाइड हैं, इसके बारे में तो समझ गए। अब हमें समझना है हीम के स्ट्रक्चर को समझना है कि हीम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हीम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए या हीम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें लेना होगा पिरोल रिंग्स लेने होंगे। पिरोल रिंग्स, कितने पिरोल रिंग्स लेने होंगे? तो टोटल हमें लेने होंगे 4 पिरोल रिंग्स, और इन पिरोल रिंग्स को हमें ऐड कर देना है मैथीन या मैथाइल या मैथिलीन ब्रिज के द्वारा। ये सब स्पष्ट हो जाएगा जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। जो मैथिन ब्रिजेज होते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, डबल बॉन्ड, कार्बन एटम और सिंगल बॉन्ड। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इनके ऐड करने से हमें क्या मिलेगा? इनके ऐड करने से हमें एक टेट्रा पिरोल रिंग्स मिलेंगे, एक टेट्रा पिरोल रिंग मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं पॉर्फिरिन। पॉर्फिरिन एक रिंग सिस्टम है। तो पॉर्फिरिन में जो 4 पिरोल रिंग्स हैं उनमें हाइड्रोजन एटम्स का जब कुछ अदर ग्रुप्स के द्वारा जब सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा और जब उन ग्रुप्स का हाइड्रोजन एटम की जगह जब ऐड किया जाएगा, लगाया जाएगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगाया जाएगा, तो इस पॉर्फिरिन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है प्रोटो पॉर्फिरिन 9। ये रोमन न्यूमेरल है 9। तो 9 का क्या मीनिंग है? 9 का यह मीनिंग है कि उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स का अरेंजमेंट कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होता है, उसके लिए ये 9 जो रोमन न्यूमेरल है वह यूज किया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रोटोपॉर्फिरिन 9 जो है पॉर्फिरिन का डेरिवेटिव है। और अब क्या होगा कि जो प्रोटोपॉर्फिरिन 9 है तो इसके साथ हमें अब आयरन को ऐड कर देना है। आयरन को किस रूप में ऐड करना है? आयरन के एटम को ऐड करना है? नहीं, आयरन के आयन को ऐड करना है। तो आयरन के जो आयन होते हैं वो कौन से आयन को ऐड किया जाएगा? तो उसे ऐड किया जाएगा फेरस स्टेट में। आयरन के जो आयन होंगे उन्हें फेरस स्टेट में हमें प्रोटोपॉर्फिरिन 9 में हम जब इनकॉर्पोरेट कर देंगे तब हमें मिल जाता है क्या? तब हमें मिल जाता है हीम। हीम का एक और स्पेलिंग है H, इस तरह का। दूसरी चीज कि क्या ये प्रोटोपॉर्फिरिन 9 सिर्फ हीम में पाए जाते हैं? क्या सिर्फ ये हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में पाए जाते हैं? नहीं, ये जो प्रोटोपॉर्फिरिन 9 है ये कुछ साइटोक्रोम्स में भी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं, और कह सकते हैं कि हीम में तो पाया ही जा रहा है। इसके साथ साथ हीम चूंकि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में है तो निश्चित रूप से प्रोटोपॉर्फिरिन 9 जो है वह हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में भी पाए जाएंगे। तो अब हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना है कि किस तरह का पहले हम बनाएंगे पॉर्फिरिन, पहले पिरोल रिंग बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे पॉर्फिरिन, फिर प्रोटोपॉर्फिरिन 9 और उसके बाद हम हीम को बनाएंगे। तो हमें देखना है कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है और एक 5 मेंबर रिंग यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। ये रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं पिरोल रिंग, इसे बोलते हैं पिरोल रिंग। तो इस तरह ये जो पिरोल रिंग है इस तरह के टोटल 4 पिरोल रिंग्स लेने हैं। तो मैं इस तरह से यहाँ पर 4 पिरोल रिंग्स ले रहा हूँ।
ये 1, तो टोटल 4 पिरोल रिंग्स ले लिया गया है। अब हमें इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, किसके द्वारा? जोड़ देना है मैथिन ब्रिज के द्वारा। कुछ इस तरह से हमें ऐड कर देना है मैथिन ब्रिज के द्वारा। जोड़ दिया गया। जोड़ देने के बाद क्या करना है, अब हमें इसमें ऑल्टरनेट मैनर में सिंगल और डबल बॉन्ड्स को लगा देना है। तो अगर हम यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगाएं तो डबल के बाद सिंगल, फिर डबल, सिंगल, फिर क्या होगा डबल, सिंगल, फिर क्या होगा डबल, सिंगल, उसके बाद क्या होगा डबल, सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल और ये डबल, फिर ये सिंगल और ये डबल। तो यह जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉर्फिरिन। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम छुपा हुआ है, तो ये पॉर्फिरिन है। अब पॉर्फिरिन में जहाँ जहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे किसी दूसरे ग्रुप्स के द्वारा, वहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ। तो ये एट्थ पोजीशन पर जो है हाइड्रोजन एटम्स है पिरोल रिंग्स के अंदर, उनका सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। किसके द्वारा? कुछ ग्रुप्स के द्वारा। कौन से वे ग्रुप्स हैं जिनके द्वारा सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा? तो जैसे यहाँ पर एक है M से हो जाएगा मेथाइल ग्रुप, तो मेथाइल ग्रुप को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद है V से क्या हो जाएगा वाइनिल ग्रुप, तो वाइनिल ग्रुप को किस तरह से लिखा जाता है CH डबल बॉन्ड CH2। और उसके बाद फिर P है, P से क्या होगा प्रोपियोनेट ग्रुप और इसे लिखा जाता है CH2 COOH। तो इस तरह से ये है प्रोपियोनेट ग्रुप। तो यही वे ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स के द्वारा पिरोल रिंग्स में हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन एटम को हटाकर इन ग्रुप्स को लगाया जाएगा। किस तरह से लगाया जाएगा? तो लगाने के लिए ट्रिक है, उस ट्रिक को हम अगर फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वह ट्रिक कौन सा है? ट्रिक है MV MV MP PM। तो इसी सीक्वेंस में हमें इन ग्रुप्स को लगाना है। MV MV MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहले MP बनाओ और वही MP बाद में PM बन सकता है। या फिर कह सकते हैं कि PM को रिवर्स कर देंगे, MP को रिवर्स कर देंगे तो PM बन जाएगा। तो MV MV MP PM के सीक्वेंस में हमें अब इन ग्रुप्स को लगा देना है। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को हमें अब पॉर्फिरिन में जो पिरोल रिंग्स हैं उनमें जो हाइड्रोजन एटम है उनका सब्स्टिट्यूशन इन ग्रुप्स के द्वारा कर देना है। और जब कर देंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? जैसे यहाँ पर लगा देना है सबसे पहले CH3 मेथाइल ग्रुप, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ लगा देना है विनाइल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप, फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा मिथाइल, फिर यहाँ लगा देना है थाइल ग्रुप, प्रोपियोनेट ग्रुप, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ लगा देना है कौन सा ग्रुप प्रोपियोनेट ग्रुप, और यहाँ लास्ट में लगा देना है मेथाइल ग्रुप। तो यह स्ट्रक्चर अब किसका हो गया? यह स्ट्रक्चर पूरा जो आप रिंग सिस्टम देख रहे हैं यह स्ट्रक्चर है प्रोटोपॉर्फिरिन 9 का स्ट्रक्चर है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वह ऑलमोस्ट ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में सारे इनके जो एटम्स हैं वे एक ही प्लेन में है। अब हमें क्या करना है कि यह जो प्रोटोपॉर्फिरिन 9 है, इन ग्रुप्स का जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसकी वजह से 9 रोमन न्यूमेरल यूज किया गया है, तो यह जो प्लेनर स्ट्रक्चर प्रोटोपॉर्फिरिन 9 है, इसमें अब हमें आयरन एटम को फेरस फॉर्म में, फेरस स्टेट में हमें इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आयरन एटम लेना है और आयरन एटम को एटॉमिक फॉर्म में नहीं, आयनिक फॉर्म में, कौन सा आयनिक फॉर्म में? फेरस फॉर्म में हमें ऐड करना है। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो
हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन है या उसके अंदर हीम है, तो हीम के अंदर में क्या है, फेरस आयन है। तो हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के जो हीम होते हैं वह उनके फेरस आयन ही O2 मॉलिक्यूल को रिवर्सिबली बाइंड करते हैं। अगर वो बाइंड करते हैं तो रिलीज भी कर पाएंगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, फेरस आयन का अगर फेरिक आयन में Fe3+ में अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो Fe3+ जो होंगे वह O2 मॉलिक्यूल को बाइंड ही नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से यह जरूरी है कि जो आयरन के जो फेरस फॉर्म है, फेरस आयन है, इसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए। कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा वो हम समझेंगे। तो अब क्या करना है, प्रोटोपोरफिरिन 9 में आयरन के जो फेरस आयन है, फेरस स्टेट है, तो ये फेरस स्टेट जो है वो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं, जिस वजह से ही हम लोग हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं, टोटल 6 बनाते हैं। जैसे 1, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन एटम के साथ, 1 2 3 4। तो अब क्या बच गया, 2। तो 2 जो मीन्स 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। ये पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा परपेंडिकुलर एक प्लेन के ऊपर की तरफ, और एक बनाएगा प्लेन के नीचे की तरफ, और ये दोनों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो ये रहा 1 बॉन्ड और ये रहा सेकेंड बॉन्ड, है ना, तिरछा करके दिखाया गया है। इनफैक्ट ये जो बॉन्ड है वो पीछे की तरफ परपेंडिकुलर है, ये आगे की तरफ इस तरह से परपेंडिकुलर है। और यही स्ट्रक्चर है किसका, यही स्ट्रक्चर है हीम मॉलिक्यूल का। तो यही है हीम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब हमें समझना है कि इसमें जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहे हैं फेरस आयन 4 के अलावे, ये जो 4 मतलब या कह सकते हैं कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं प्लेन में बनाते हैं, सेम प्लेन बनाते हैं, लेकिन 2 जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर मैनर में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर फिर से ले लेना है फेरस आयन ले लेना है, और यहाँ पर 4 कॉर्नर्स पर क्या ले लेना है, नाइट्रोजन एटम। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह का है। तो एक जो बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा किधर की तरफ, परपेंडिकुलर। जो तो इस तरह से कह सकते हैं कि हीम में जो 5th कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वह किसके साथ बनाएगा, दूसरी चीज कि हीमोग्लोबिन से क्या होगा, अटैच्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा। कैसे जुड़ा हुआ रहेगा, तो हीमोग्लोबिन से कैसे जुड़ता है, तो हीमोग्लोबिन से हीम के अंदर जो फेरस आयन होते हैं तो वह अपने 5th कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा यह जुड़े होते हैं किससे, तो यह जुड़े होते हैं एक अमीनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड में, जिस अमीनो एसिड का नाम है हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन रेसिड्यू से जुड़े होते हैं। तो हिस्टिडीन का कुछ इस तरह का होता है CH2 यहाँ पर डॉट डॉट डॉट। तो हिस्टिडीन रेसिड्यू से मीन्स जो ग्लोबिन है या कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड है, तो उनमें जो हिस्टिडीन रेसिड्यू है या हिस्टिडीन अमीनो एसिड है उसके साथ ये 5th कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। और जो 6th कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, 6th कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं कौन, यही 6th कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं O2 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीम का ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, बीच का स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया कि टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए जाते हैं फेरस आयन के द्वारा। तो यह स्पष्ट हो गया कि 1 हीम मॉलिक्यूल कितने O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, सिर्फ एक O2 मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। लेकिन एक चीज बताया गया कि ये जो हीम होते हैं वो O2 मॉलिक्यूल को तभी बाइंड कर पाएंगे जब ये रहेंगे फेरस फॉर्म में, Fe2+ में रहेंगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो फिर ये O2 मॉलिक्यूल से बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब जरूरी है कि इसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए, और इसे प्रोटेक्ट करके रखने में ही यहाँ पर रोल है, काम है पॉलीपेप्टाइड का। तो मैं अभी इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मायोग्लोबिन है, तो मायोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के रूप में होता है। पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कह सकते हैं कि मायोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड और हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स।
तो इनका एक पॉलीपेप्टाइड और इनका कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड में प्राइमरी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस तो डिफरेंट है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कैसे? तो मान लेते हैं कि कोई पॉलीपेप्टाइड होता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद उसमें कौन सा स्ट्रक्चर देखा जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड का जो बैकबोन होता है उसका रेगुलर फोल्डिंग होता है। रेगुलर फोल्डिंग होगा तो क्या बन जाता है? अल्फा हेलिक्स। जो अल्फा हेलिक्स क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक टाइप है। तो हो सकता है कि पॉलीपेप्टाइड में आगे, बल्कि इस केस में होता ही है, आगे नॉन हेलिकल रीजन होगा, और जहाँ पर नॉन हेलिकल नॉन क्वाइल्ड रीजन होगा वहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और फिर इनका अल्फा हेलिक्स के रूप में क्वाइलिंग दिखा जाता है। फिर ये नॉन हेलिकल रीजन है, फिर क्या करेगा ये? अल्फा हेलिक्स के रूप में। तो इस तरह से इसमें कई बार कुछ नॉन हेलिकल रीजन दिखे जाते हैं। और इस तरह से जो एक पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनको इस तरह से क्वाइल, रिक्वाइल और बेंड किया जाता है, और बेंड करने से यह पॉलीपेप्टाइड हो आता है ग्लोबुलर शेप में, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में हो आता है। और इस शेप में आने का एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसके इंटीरियर में पॉलीपेप्टाइड का जो स्फेरिकल फॉर्म है, शेप है, उसके इंटीरियर में एक पॉकेट बनता है, और उसी पॉकेट के अंदर होते हैं हीम मॉलिक्यूल। तो हीम मॉलिक्यूल में ये क्या है? फेरस आयन है। इससे क्या लगे हुए हैं? कुछ एटम्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड होता है तो उसके अंदर में पॉकेट होता है, पॉकेट के अंदर में पाया जाता है कौन सा? हीम पाया जाता है। तो यह स्ट्रक्चर किसका है? यह स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन का। और हम ये भी जानते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर क्या हुआ है? बेंड किया है, फोल्ड किया है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये याद रखना है कि मायोग्लोबिन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? टर्शियरी। अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो निश्चित रूप से उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर भी पाया जाएगा। अब अगर हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में क्या होगा? हीमोग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं HbA टाइप के हीमोग्लोबिन में, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का होगा, एक पॉलीपेप्टाइड। और यहाँ क्या बनेगा? एक पॉकेट। पॉकेट में कौन होगा? हीम मॉलिक्यूल होगा। और हीम किससे जुड़े होते हैं? हीम जुड़े होते हैं पॉलीपेप्टाइड में किससे? हीम पॉलीपेप्टाइड में हिस्टीडीन अमीनो एसिड से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया एक पॉलीपेप्टाइड के अंदर में एक हीम मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं? टोटल होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड। तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड, और उसके बाद ये 3rd पॉलीपेप्टाइड, और इसी तरह से ये हो गया 4th पॉलीपेप्टाइड। और इसके अंदर में क्या पाए जाएंगे? इसके अंदर में पाए जाएंगे हीम मॉलिक्यूल। बीच में जो बड़ा सा एटम दिख रहा है वो फेरस आयन है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन के ईच पॉलीपेप्टाइड या मायोग्लोबिन के जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनके अंदर में हीम मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, इसलिए कि जो फेरस आयन होते हैं उनका ऑक्सीडेशन को रोका जाए। अगर ये बदल जाएंगे Fe3+ में, फेरिक आयन में, तो इस फॉर्म में जो हीम है वह O2 मॉलिक्यूल से बाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो यह स्ट्रक्चर किसका हो गया? हीमोग्लोबिन A का हो गया। तो हीमोग्लोबिन A में कितने पॉलीपेप्टाइड्स? 2। ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के ईच पॉलीपेप्टाइड में कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और अगर इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, तो हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। जब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं तो उस पॉलीपेप्टाइड में अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो उसे सब यूनिट कहते हैं, और उस प्रोटीन में सब यूनिट का जो कलेक्शन होता है या अरेंजमेंट होता है एक दूसरे के रिलेटिव में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो यह भी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हीमोग्लोबिन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है 4 डिग्री स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।